यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कहा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती उड़ान बार बार, का दिन का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का जो सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, सभी का डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन सभी कुछ, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा। जिस प्रकार मैंने कहा कि भाई तिनका तिनका उठाना पड़ता है, आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करके ही अपने बोर्ड एग्जाम तक पहुंचेगी, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दो। जितना वीडियोस दे रहे हैं उसको देखो, अच्छा नंबर लाने के लिए, बोर्ड एग्जाम में 90% फोड़ने के लिए, यानी 450 प्लस नंबर फोड़ने के लिए जितना वीडियोस देखो अभी से दे रहे हैं, देखोगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना लेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई आप लोग भी इंतजार कर रहे हो, हमें भी इंतजार कर रहा हूं, चलो दोनों इंतजार करते हैं। खत्म। अब देखते हैं क्या कहते हो, शुरू करते हैं ना। देखो सोशल साइंस का आप लोग को सब्जेक्टिव बता चुके हैं, अभी हम लोग साइंस का देखने वाले सब्जेक्टिव। और बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को पता ही जारी हो चुका है। चलिए ऑब्जेक्टिव कैसे, पहले मैंने सॉल्यूशन बता दिया, अभी तक आप लोगों ने वो ऑब्जेक्टिव का नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना भाई। क्या सबसे पहला सवाल सब्जेक्टिव में कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में क्यों करते हैं। Why do we prepare a convex mirror as a rear view mirror in vehicles? बोल रहा है कि हम वाहनों में, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, चाहे जो भी चलाते हैं, देखते हो एक पीछे दर्पण, मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण होता है। बाइक में भी देखते हो दो साइड में दो को मिरर लगा रहता है, हम लोग उसमें अपना चेहरा देखते हैं। भाई वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, कि बाल संवारने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है। तो उत्तल दर्पण ही क्यों सर, यहाँ पर उत्तल दर्पण होता है। जी हाँ, वो क्या है, उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो होता है ना, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। मतलब उस दर्पण में देखना पीछे का बहुत बड़ा एरिया को आप देख सकते हो। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों उसका यूज हम लोग पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए करते हैं, हीरोगिरी करने के लिए नहीं करते मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है के कारण क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण में ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है, और इसीलिए इसका प्रयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में होता है, पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसका ऐसा मात्रक लिखिए। इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी है, जिसको देखना होगा आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो देखो, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, कोई भी लेंस हो, चाहे आप उत्तल लेंस ले लो चाहे अवतल लेंस लो, कोई भी आप लेंस लो, कोई भी आप लेंस लो, मान लेते हैं उत्तल लेंस ही लेते हैं। भाई जब इस पर किरण जाती ही ना, इसको क्या इससे मोड़ देती है, नहीं मोड़ती है, ऐसे करके मोड़ देती है। तो क्या बोल रहा है, इसी जो मोड़ने की क्षमता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, क्षमता ऑफ लेंस, मतलब मोड़ने की जो क्षमता है, पावर ऑफ लेंस, मतलब इसे ही लेंस का क्षमता बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हो लेंस द्वारा आपतित किरण जो आ रहा है, देख रहे हो आ रहा है, ये सब किरण आ रहा है, ठीक है, किरण को मोड़ने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता। कैसा तो पूछा है तो सिंपल सा बात है, इसका ऐसा मतलब क्या होता है, डायोप्टर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, लेंस की क्षमता ही और डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जरूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चा किस दोष से पीड़ित होता है, कैसे किया जा सकता है मेरे भाई। मान लो आपकी आपकी क्लास में कोई ऐसा एक बबुआ है, सोना है, जो पीछे बैठा हुआ है, बट वो पीछे बैठ के बोर्ड को नहीं देख पा रहा है, उसे कठिनाई हो रही है, वो आस पड़ोस ताक ताक के लिख रहा है, सदोष है, तो समझ लो वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। ब्लैक बोर्ड लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, बोर्ड दूर है, वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, सामने की वस्तु को देख पाता है, अर्थात उसे क्या दोष है, निकट दृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख सकता, मतलब बोर्ड दूर है तो देख नहीं पाएगा, उसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए, अवतल लेंस चाहिए। तो ही लिखा हुआ देख सकते हो, बच्चे को दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है तो निकट दृष्टि दोष है, और उचित का अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक है। मतलब भाई जितना पावर चाहिए, डॉक्टर घर जाएगा, उसका आंख चेक होगा, देखा जाएगा उसको कितना पावर का लगेगा। ठीक है, मेरा चश्मा में बहुत थोड़ा पावर, थोड़ा छोटा सा पावर है, ज्यादा पावर है नहीं, वैसे निकट दृष्टि दोष का ही वाला है। दिए गए चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। बोला दिए गए एक चित्र था, ठीक है, चित्र मैंने यहाँ पर नहीं लाया, एक चित्र ऐसा था, ठीक है, एक प्लेट था, रखा हुआ था, यहाँ पर एक खिड़की था, हवा का झोंका आ रहा था, किसी को याद आ रहा था, भाई बात नहीं है, खिड़की से सूरज का रोशनी आ रहा था, उस खिड़की पर इसमें सूरज का रोशनी आ रहा था, सूरज का रोशनी इसमें पड़ रहा था और ये गर्म हो रहा था। ठीक है, और इसमें था क्या एक्चुअली दोस्तों, जैसे इस पर रोशनी पड़ रहा है, ठीक है, गर्म ही गर्म हो रहा है, फिर टूट गया, किस में टूट गया, एजी में और सीएल में। तो भाई टूट गया तो फूट गया, मतलब फ्यूजन हो गया,
टूट गया, वियोजित हो गया। तो यहाँ पर किसको बोलते हैं, ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वियोजन। Cl+2 ये वियोजन अभिक्रिया हो रही है, याद रखना। और कौन सा वियोजन भाई, उसमें वियोजन। उसमें क्यों, क्योंकि सूरज का रोशनी से उसमें प्राप्त हो रहा है। अगला प्रश्न है, दो तत्वों का नाम लिखिए जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो। दो तत्वों का नाम बोला जिसका बाहरी कोष पूर्ण होता है। बाहरी कोष अर्थात समझ रहे हो, कोई भी तत्व मान लेते हैं हम, क्या लेते हैं, सोडियम को ही लेते हैं। सोडियम, सोडियम का बोलोगे सर परमाणु संख्या कितना होता है, तो बोलोगे सर इसका तो 11 होता है। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो सर 2 होता है, 2 8 10 और 1 11 और 1। तो क्या इसका बाहरी कोष पूर्ण है, देखो तो नहीं सर, बाहरी कोष में 1 है। बाहरी कोष कब पूर्ण होता है, या तो उसमें ड्यूएट हो या फिर अष्टक। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम हो तो सॉरी लिथियम हो तो बाहरी कक्ष में 2 होगा तो पूरा हो जाएगा, पेट भर जाएगा उसका। अगर उसके अलावा कोई भी होगा तो भाई अष्टक पूरा होना चाहिए। 8 पूरी की शादी पार्टी में जाते हो भाई, आपका मान लो अब 10 कोटा है पूरी खाने का, 10 कोटा खाए बिना उठते हो क्या, नहीं उठोगे। मतलब का पेट पूरा भरना चाहिए, पूरा रहना चाहिए। इस प्रकार परमाणुओं को भी क्या अष्टक पूरा होना चाहिए। लोग 8 पूरी खाता है, लास्ट में घर में 8 भरे वो होगा तो बोले भाई हम संतुष्ट हो। तो ऐसा कौन सा दो तत्व है जिसका बाहरी कक्ष में क्या बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन था। तो एक हो गया नियॉन। नियॉन क्यों, इसका परमाणु संख्या सुन लो, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका परमाणु संख्या कितना 10 होता है। 10 को लिखो 8, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रोटॉन 10 हो गया। तो 8 देखो बाहर में 8 है मतलब हो गया। चलो आर्गन, आर्गन का होता है सर 18, 18 मतलब कैसे लिखेंगे, 2,8 10 और 8 18 भाई बाहरी कोष में। इसके अलावा आप लिथियम भी लिख सकते हो, लिथियम भी, लिथियम के बाहर में कितना होता है, लिथियम के बाहर में हीलियम लिथियम सॉरी हीलियम, हीलियम लिथियम नहीं होता है भाई, हीलियम होता है, क्योंकि बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम नहीं होता है, सॉरी हीलियम होता है। ठीक है, एक अक्रिय गया। नेक्स्ट, समजातीय श्रेणी क्या है, तो देखो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह होते हैं। मतलब ऐसे समझाते, ऐसा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मतलब कुछ भी हो सकता है इन सब में से, जिसमें प्रकार्यात्मक समूह एक है। अब प्रकारात्मक समूह क्या होता है भाई, कुछ टाइप से होता है, आपका कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, उसके बाद आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये सब आपका प्रकारात्मक समूह। तो अगर किसी में सिर्फ अल्कोहल 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 ही है तो समझाते श्रेणी है। अगर के ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटोन कीटोन टोन 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 कीटोन ही है तो वो प्रकार वो क्या हो जाएगा, समझाती श्रेणी। मतलब एक जाति का भाई, ये देख सकते हो समान जाति का, इसमें भी OH मतलब अल्कोहल, OH लगा है अल्कोहल है, OH लगा है अल्कोहल है। ये समजातीय मतलब समान जाति का, भाई जाति क्या है सबका, अल्कोहल है। मत बोल देना सर मेरा जाति क्या है वो है, और इसका जाति पूछा है, तो समजातीय हो गया, समान जाति हो गया। तो ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह होते हैं उसके समजातीय श्रेणी कहते हैं। भाई एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक, तो सब में अल्कोहल, ये हो गया मेथनॉल, ये हो गया इथेनॉल, ये हो गया, तो सब में OH OH। हाँ सब में आप CHO भी लगा सकते हो, सबके OH की जगह आप क्या लगा सकते हो, CHO लगा दो सब में, इसके जगह पे CHO लगा दो सब में, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ कार्बन हाइड्रोजन का बैलेंस देख लेना उसमें, शायद ठीक हो तो दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप बैलेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। भाई मुझे तो इस सवाल में ही गलती लग रहा है। ठीक है, सवाल पूछना चाहिए था विखंडन द्विखंडन से या फिर द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। आप कहीं भी ढूंढ लोगे ना, इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। भाई विखंडन में भी बहुत भागों में टूट जाता है और बहुखंडन में भी बहुत भागों में टूट जाता है। झारखंड बोर्ड ने कर दिया है कमाल, चाहे जो भी हो, आपको मैं सबका आंसर दे दिया हूं। सुन लो, विखंडन मतलब होता क्या है, कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए संतति का निर्माण करता है। ठीक है, नए, एक बार नहीं होगा, नए नए संतति का निर्माण करता है। विखंडन क्या हो जाए, इसमें कोई भी जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग एक नया संतति बन जाता है। ठीक है, मान लो ये कोई जीव है, ये बीच से टूट गया, अब ये आधा वाला भाग और ये वाला भाग, ये भी एक नया संतति बन गया, ये भी एक नया संतति बन गया, ये भी एक पूर्ण रूप से एक नया जीव बन गया। इसको बोलते हैं क्या, द्विखंडन। जब 2 भागों, सॉरी 2 या 2 से अधिक, तो 2 भागों में हो गया। ऐसा भी हो सकता है भाई ये 3 भागों में टूट जाए तो प्रत्येक भाग एक नया संतति बन जाएगा, तो भी क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं विखंडन, मतलब टूटना। अब विखंडन का दोस्तों 2 टाइप्स हो जाता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। खंडन का ही 2 टाइप्स है, विखंडन का ही 2 टाइप्स है, द्विखंडन और बहुखंडन। सर 2 प्रकार का होता देख सकते हो, क्या क्या, द्विखंडन इसमें एक कोशिकीय जीव 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है, जैसे अमीबा। क्या होता है, इसमें कोई एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव समझ रहे हो, एक कोशिक जीव 2 कोशिका में बढ़ जाता है। जैसे मान लो क्या है, ये भाई हमारा ये भाई ये समझ लो एक कोशिक जीव बोल रहे हैं, तो मान लो ये क्या है, ये अमीबा है। ठीक है, अब ये कहीं बीच से टूटेगा, धीरे धीरे अपना ही छोड़ेगा, इस प्रकार से धीरे धीरे बनेगा, इस प्रकार से धीरे धीरे बाद में 2 अमीबा बन जाएगा, बस हो गया। इसको बोलते हैं क्या, द्विखंडन, 2 भागों में टूट गया।
क्या होता है बहुखंडन, बहुखंडन में बहुत भागों में टूटेगा। तो एक कोशिकीय जीव बहुत सारे कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या बहुखंडन का उदाहरण है, और अमीबा क्या द्विखंडन का उदाहरण है। तो सब मैंने डिटेल में लिखा दिया, ठीक है, सबका आप लिख देना जो आएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा तो वही सही आएगा, गलत नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको इसमें सिर्फ पूछा था किसका, द्विखंडन का, द्विखंडन, बहुखंडन, सॉरी, का और बहुखंडन का बता दिया मैंने सभी का। देखो पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R क्या है, 5 R, देखो 5 R क्या है, 5 R सबसे पहले R से रिफ्यूज, R से रिड्यूस, R से पर्पस और R से 5 गो R है। तो 5 गो R सबसे पहले रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब अस्वीकार करना। सबसे पहले तो आप ऐसे पदार्थों को लोगे ही नहीं, रिफ्यूज कर दोगे, भाई हम नहीं लेंगे, बाजार जाओगे प्लास्टिक का झोला नहीं लेंगे, कहते हो क्या, नहीं नहीं सर लाओ लाओ, हम तो सर झोला घर से नहीं ले आते, हम तो प्लास्टिक लेते हैं, दुकान वाले भैया ये को प्लास्टिक देना ना, सब्जी भरना है, ऐसा बोलते हो ना। ये काम नहीं करना है, रिफ्यूज करना है, मतलब जितना हो सके आपको जो पर्यावरण हितैषी चीज नहीं है उसको रिफ्यूज करना है, लेना नहीं है। दूसरा रिड्यूस, ठीक है, आपको आपको क्या करना है, आपको खनिजों का, ठीक है, और जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे ऐसे धातुओं का कम यूज करना है, ठीक है। जैसे आप कोई खनिज यूज कर रहे हो तो खनिज ज्यादा करोगे तो भाई ऐसे भी क्या होगा, खनिज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसको कम प्रयोग करना है, ठीक है। और मान लो आप खनिज खरीद ले, कुछ चीज ले ली, मान लो एक बाल्टी ही ले लिए, ठीक है, वो खराब हो गया तो उसको आप फिर रीयूज करो, क्या करो, रीयूज करो। रीयूज मतलब पुनः उपयोग करो, समझो, पुनः उपयोग मतलब अब बाल्टी मान लो छेदा वदा हो गया तो उसको कुछ और काम में लगा दो, उसमें आप कुछ पौधा वौधा लगा दो, गमला खरीदना नहीं पड़ेगा, तो आपका रीयूज रीयूज हो गया। उसके बाद रीपर्पस, ठीक है, मतलब पुनः प्रयोजन, उसको फिर से यहां पर बोला पुनः उपयोग। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पुनः, एक मिनट आगे चक्कर, तो मेनली 5 गो चीज है, रिसाइकिल, रिड्यूस के बाद रिसाइकिल होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, आपको आपसे 5 गो आया यार, याद रखो ये भी काफी है, 5 गो R, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस और रिसाइकिल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समझ गए। तो ये चीजें हैं कि एक तो आप यूज ना मत करो, अगर यूज करो तो कम प्रयोग करो, ठीक है, कम प्रयोग कर रहे हो, और उसके बाद क्या, तो खराब हो जा रहा है तो उसको फिर से यूज करो, उसका फिर पुनर्चक्रण करो, ठीक है, और लास्ट में क्या, रिपर्पस मतलब पुनः प्रयोजन। क्लियर है, चलो। तो ये 5 गो R आप लोग याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अब दोस्तों हम लोग देखिए 8 प्रश्न है, जिसमें प्रश्न का उत्तर हमें देना है। सब एक हर एक प्रश्न क्या 3 अंक का निर्धारित है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोलना, मैं आपको फिर से अलग से समझा दूंगा। कोई आप लोगों को पहली बार का क्वेश्चन करके पूछा आज तक कभी। नेक्स्ट देखो, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर, देखो एक न्यूमेरिकल आया है, ठीक है, देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रकाश चैप्टर से बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो, क्या दिया, 5 लंबाई की वस्तु मतलब लंबाई मतलब प्रतिबिंब, बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई कितना दिया है भाई, बिंब की ऊंचाई आई एक्स लिखते हैं, कितना दिया है भाई 5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो हम ऐप से लिखेंगे, कितना दिया है जी 10 सेंटीमीटर। और सुन लो मेरे भाई, हिंदी वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस लगा है, अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल लेंस करोगे तो आंसर नहीं आएगा, ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग यानी कि उत्तल लेंस है, जो रेस को कन्वर्स करता है, रेस को एक जगह पे कन्वर्स करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का अवतल नहीं बल्कि ये आपका उत्तल होगा, याद रखना क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस मतलब उत्तल लेंस होता है, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब अवतल लेंस होता है। तो फोकस दूरी 10 हो गया, चूंकि उत्तल लेंस से कन्वर्जिंग लेंस इसलिए 10 होगा। भाई अवतल लोगे तो माइनस में होगा, फिर ढूंढते फिरोगे नहीं मिलेगा आंसर। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, मतलब प्रतिबिंब कहां पे होगा, भी निकालना है। क्या बोला है, आकार मतलब साइज क्या होगा, आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार एचएस निकालना है, और क्या प्रकृति की प्रकार से होगा, आभासी वास्तविक क्या होगा। चलो लगाते हैं लेंस सूत्र, लेंस है तो लेंस लगाएंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f यानी कि 1/f कितना है, देखो 10 है,
तो 1/v निकालना है आपको, माइनस यू का वैल्यू दे दिया भाई, यू का वैल्यू दिया हुआ था नहीं, लेकिन लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब वस्तु का दूरी भी दे दिया, तो यहाँ लिख देता हूँ, दूरी ये है और वस्तु का दूरी में यहाँ का दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, यू बराबर माइनस 25, याद रखना। वस्तु का दूरी हमेशा माइनस, क्योंकि भाई वो लेंस से पहले होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है, तो यू कितना है, -25। इसे एक बार सॉल्व कर लो, वही 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/v माइनस 1/25 को इधर ले आओ, 10 हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा, तब ही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? 25 10 का लघुत्तम आता है जी, जी सर आता है, 50 हो जाएगा, तो 10 पचे 50, 5 हो जाएगा। यहाँ सब भी निकालना चाहोगे तो निकाल लो, यानी 3/50 इक्वल टू हो जाएगा 1/v, भी बोले तो भाई 50/3 हो, भाग दे देना, आएगा 16.। क्लियर है, ये हम लोग का क्या, प्रतिबिंब की दूरी निकल गया, मतलब कितना दूरी पर स्थित है भाई, 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब। अब पूछा भाई साइज क्या होगा प्रतिबिंब का, तो साइज के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम आवर्धन का। क्या होता है भाई, आवर्धन फॉर्मूला होता है m इक्वल टू, लेंस है इसलिए v बाई यू इक्वल टू होगा, और इक्वल टू एच बाई एच, क्योंकि लेंस है इसलिए v बाई यू, अगर यहाँ पर दर्पण रहता तो क्या होता मेरे भाई, माइनस v बाई यू हो जाता। क्लियर है, तो जब भी दर्पण रहेगा तो माइनस v बाई यू होगा m बराबर, और लेंस रहेगा तो v बाई यू होगा। तो लिखते हैं v बाई यू, v का वैल्यू कितना लिखते हैं भाई, 50/3 लेते हैं, काटने में आसान रहेगा, v का वैल्यू लेते हैं 50/3, और u का मान कितना देख सकते हो, u का मान -25, तो यहाँ पे डालेंगे -25, ओ जी, यस भाई, एच कर जाएगा 25 दूनी, सब आगे कर लेना सब कैलकुलेशन। एच निकालना है तो 5 दूनी कितना हो जाए 10, तो एच होगा -10/3, करना एच निकालोगे तो भाई -10/3 आएगा सर इतना, हाँ ये इधर 5 है, इधर गुना होगा 2 से, 5 दूनी 10, माइनस है तो माइनस भी आ जाए आगे, तो -10 भाग दोगे भाई तो आ जाएगा 3 या 9 पॉइंट, समझ रहे हो क्या आया, कितना उल्टा आया कि सीधा बनेगा, बोलो कि ये क्या एच निकला क्या माइनस में, इसलिए उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो भाई क्या बनेगा, वास्तविक, ये प्रतिबिंब क्या बनेगा, हूं मैं उल्टा का वास्तविक। क्लियर है, प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक, तथा वास्तविक दिखता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उल्टा तथा वास्तविक बोल दिया, तथा वास्तविक। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। ओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत सर्किट का एक आरेख खींचे, मतलब आपको एक विद्युत परिपथ लिखना है, बहुत आसान सवाल है, देखो विद्युत परिपथ खींचना है, इसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी पर 2 वोल्ट का 3 सेल की बैटरी है, 2 वोल्ट करके 3 6 वोल्ट का, एक 5 ओम प्रतिरोध, एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखो मैं श्रेणी प्रतिरोध को लगा देता हूं, मैं मान लेता हूं ये हमारा कितना है 5 ओम, मैं मान लेता हूं क्या है 8 ओम, ये मान लेता हूं कितना 5 8 और इसको 12 ओम है प्रतिरोध। पूरा क्या लगा दो भाई, एक कुंजी लगा दो, अमीटर भी लगा दो, बोला है ना, प्रतिरोध और एक प्लग कुंजी, प्रतिरोध का है और एक प्लग कुंजी लगाना, तो कुंजी लगाते हैं, कुंजी आते जाओ आते जाओ आते जाओ, लगा दो सेल लगा दो, बैटरी लगा दो, बैटरी लगाएंगे भाई, एक का और इस पर। क्लियर है, हो गया, हरा बहरा तो समझ गए, 5 ओम 8 ओम 12 ओम हो गया, एक 2 वोल्ट का भाई यहाँ पर क्या हो गया, सेल हो गया 4 गो, दो क्या बोलता है 2 वोल्ट के सेल, 2 वोल्ट का 3 सेल, यानी 6 वोल्ट की बैटरी टोटल हो जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट का 2 वोल्ट का 3 सेल है, 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल यहाँ पर।
कुंजी है, ये के है, धारा जा रहा है, ऐसे करके आ रहा है, कुंजी को दबा के दबाओगे करंट धड़ 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 बहेगा। क्या करना है, नंबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रेखाओं के गुणों की है। देखिए बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके, देखो वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबक, क्या बोलता है, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त अवस्था में आने पर गति करेगा उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ऐसा देखो से, मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ का इधर घुस, का इधर घुस, देखो उत्तर से निकल रहा है ना और दक्षिण में घुस रहा है, ठीक है। तो इन सबको क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं सबको तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये वाला जवाब सही नहीं लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर जो रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर इंटर करते हैं उन्हीं रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक के चारों ओर की काल्पनिक रेखाएं, सुन लो क्या इसका, अगर ये वाला आंसर सही नहीं लग रहा है तो आप ये आंसर भी लिख सकते हो, वह पथ जिस पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण चुंबक क्षेत्र में रखने पर मुक्त अवस्था करेगा चुंबक क्षेत्र रेखा था। अगर इसको आंसर याद समझ अच्छा नहीं लग रहा तो सुन लो क्या लिखोगे आप, मत लिखना है इसको, मैं और एक अच्छा आंसर बोल दे रहा हूँ, क्या लिखोगे कि इस चुंबक के चारों ओर की वह रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिण ध्रुव पर बंद हो जाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र, सिंपल सी बात है, समझ गया ना, सुन लो और नहीं तो फिर से एक बार लिख लेना, किसी चुंबक के चारों ओर की वह रेखाएं जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर समाप्त हो जाती है, इन्हीं रेखाओं को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो गया। चुंबक के अंदर जो होता है ना साउथ से नॉर्थ, क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ उसने पूछा है भाई इसके गुण भी बता दो, तो सुनो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, कभी कट कुट नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल के मजबूती को दिखाती है, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय बल ज्यादा होता है, यानी कि भाई ये चुंबक अगर हो गया यहाँ पर चूंकि क्षेत्र रेखाएं पास पास है, जितना दूर जाएगा उतना दूरी होगा, ठीक है, तो पास पास होगा तो पास पास में चुंबकीय बल भी ज्यादा होगा। आप देखते हो किसी चुंबक जब नजदीक किसी को लाते हो तो ज्यादा खींचता है, जैसे जैसे दूर करते हो बल कम होता था क्योंकि आती है, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का अर्थ होता है दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है सभी को, देखो अब बोला है एक उदाहरण भी दे दो, तो देख लो उदाहरण, क्या दिक्कत है, ZnO है और प्लस में कार्बन है, Zn में से क्या ऑक्सीजन जो है बेचारा चल जा रहा है कार्बन के पास, तो ये Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो जा रहा है, फिर कार्बन में जुड़ जा रहा है, कार्बन CO बन जा रहा है, देखो एक से हट रहा है दूसरा में जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या उपचयन कहलाता है, सॉरी ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। इसमें से इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, तो भाई उपचयन हो रहा है, क्या हो जाएगा ये, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों के अनुसूत्र तथा संरचना लिखे, ब्यूटेनोन, क्लोरोपेंटेन, मेथनॉल, तो सूत्र तो मैंने लिख दिया C3H7CO, तो इसको आप संरचना सूत्र भी लिख देना ऐसे करके, यस देना, संरचना सूत्र भी लिख देना आप लोग, कैसे लिखोगे, C3 है तो कार्बन 3 को तो 1 2 3 और CO है ना, और एक कार्बन है तो और एक है, दे दो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप ले दो डबल बॉन्ड O होगा, 2 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन है ना, 7 हाइड्रोजन को लगा दो यहाँ पर, के दिल की मायूसी कहाँ से हो, तीन दो पाँच छः सात आठ, ये हमारा याद रखना H8CO होता है, समझ गया। नेक्स्ट देखो पर अलग से हम फॉर्म बताएंगे वीडियो, उसमें बता देंगे कैसे नाम करते हैं कैसे होता है सारा। देखो क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन का देख लो, क्लोरोपेंटेन का कैसे लिखोगे, देख लो क्लोरोपेंटेन का कैसे लिखोगे, C5H11Cl, यानी कि 5 को कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, कितना हो गया 5 कार्बन, देखो C3H8CO ये हमारा ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो C3H8CO क्यों, क्योंकि एक अलग से CO जो है कीटोन समूह, क्यूटेनोन मतलब CO जो है कीटोन समूह का है,
तो CO जुटा है तो एक कार्बन तो हो गया। ब्यूटेनॉल में कितना होता है? ब्यूटेन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है ब्यूटेन में? 4। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सजा के देखोगे तो भाई C3H8। अगर आप लोग फॉर्मूला नहीं भी लिखना आएगा ना तो संरचना सूत्र बनाओगे ना अपने आप फॉर्मूला लिख दोगे भाई। हर एक में क्या, हर एक कार्बन को फेरा होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का। तो 4 बॉन्ड है, कार्बन में भी 4 बॉन्ड है, फिर ऊपर दो साइड में 4 बॉन्ड है, 4 को बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं क्या। C5H11Cl कैसे करोगे इसको? तो देखो C5 हो गया, H11 अब Cl दो, 1 2 4 5 6 7 8 9 और 10 और यहाँ क्लियर, समझिए क्या हो गया? 3 2 5 6 7 8 9 1 10 10 बस, और एक का हाइड्रोजन होगा, 11 हाइड्रोजन है ना। समझ गया लास्ट में क्या है? लास्ट में ऐसा Cl है, ये जरा तो और मत समझ लेना। क्लियर है? चलो अब मेथनॉल का बचा है तो इसको भी लिख दो। कैसे करोगे? CH3 तो भाई C देखो 1 2 हाइड्रोजन हो गया कार्बन में, और क्या करना है? H3 और OH करना है, तो और H ठीक है, कोई दिक्कत? संरचना हो गया, कार्बन का चारों तरफ हो गया, ऑक्सीजन को दो को मिल गया। सर ये बॉन्ड कैसे करते हैं? किसमें एक बॉन्ड होता है, किसमें 2 बॉन्ड? तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत के हिसाब से होता है। जैसे कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है, 4 तो अपने पास है, 4 इलेक्ट्रॉन की उसी जरूरत होता है इसलिए। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, देखो मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखे। दोस्तों हार्मोन नाम लिखना है और कार्य भी करना है, बात ना समझ आता है तो नींद। मनुष्य के 3 हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखे। 3 हार्मोन का नाम देखो क्या क्या है। सबसे पहला क्या है? इंसुलिन, दूसरा टेस्टोस्टेरोन और तीसरा एस्ट्रोजन। देखो 3 हार्मोन हो गया। तो इंसुलिन का कार्य क्या है? तो यह अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। हमारे शरीर में हम लोग का यहाँ पर एक अग्नाशय होता है, अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। काम क्या है? यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। भाई हम लोग जो मीठा सामान खाते हैं ना, मीठा चीज, चीनी खाओ, गुड़ खा लो, रसगुल्ला चबा दो, कुछ भी खाओ मीठा वाला सामान, तो उसमें क्या चीनी होता है, और इंसुलिन स्रावित होकर भाई मीठा की मात्रा को खत्म कर देता है। तो क्या करता है ये? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। हम लोग ज्यादा मीठा खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या बढ़ जाएगा, खून मीठा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो क्या होता है? हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो क्या करता है? उसकी मात्रा को कम कर देता है, रक्त में मीठा की मात्रा। क्या अब देखो क्या होता है, कभी कभी होता है ना हमारे शरीर में इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, ऐसे लोगों को फिर शुगर हो जाता है। यानी कि उन लोग शरीर में इंसुलिन बनना बंद होता है तो भाई कुछ भी मीठा खाएगा तो शरीर में शुगर बढ़ जाएगा, फिर लोग उसका दवाई लेता होगा, और ज्यादा बढ़ जाता है, वो लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है पेट में भूक भूक के। ठीक है, तो बहुत खराब बीमारी है इंसुलिन। टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष हार्मोन है, यह वृषण में पाया जाता है, यौनांग के संबंधित परिवर्तन में सहायक होता है। टेस्टोजन ये लड़कों का है, ये लड़कियों का हार्मोन है। ठीक है, यह मादा हार्मोन है, यह अंडाशय में पाया जाता है, और यह मादा में यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन में सहायक होता है। क्लियर? नेक्स्ट है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान क्यों दे रहे हैं? बोल रहा है हम ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोतों का और ध्यान क्यों दे रहे हैं। तो देखो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत देखो, पृथ्वी में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा यूरेनियम जैसे ईंधनों का ज्ञात भंडार बहुत ही सीमित, भाई लिमिटेड मात्रा में है। ये कोयला क्या डेली पैदा हो रहा है सूरज की रोशनी से? अरे ना 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 सर, ऐसा थोड़ी हो रहा है। कोयला एक बार जो बन गया वही है, पेट्रोल सर वो भी जो है वही है। ठीक है, डेली थोड़ी तैयार हो रहा है, खुद खोद के निकाल रहा है, जितना भंडार है उतना ही तो है। तो ये लिमिटेड मात्रा में है। ठीक है, और यदि इसी दर से और जिस दर से हम लोग यूज कर रहे हैं उसी दर से उपयोग होता रहा तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। आपका इतना ठो खाना है, अब उसी को खाओगे, आपके पास और खाना नहीं, तो खाने से खत्म नहीं होगा भाई। उसी प्रकार से पेट्रोल सीमित है, कोयला सीमित है, कोई भी खनिज सीमित है, तो उसका यूज हम लोग धीरे धीरे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दिन तो आएगा खत्म हो जाएगा।
और इसीलिए हम ऊर्जा संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान दे रहे हैं। मतलब सर, और ऊर्जा मतलब सर, ऊर्जा मतलब सर, मतलब पवन ऊर्जा, ये सारा चीज होता है, ठीक है। क्योंकि पवन ऊर्जा जब जब हवा चलेगी तब तक ऊर्जा आएगी। जब सौर ऊर्जा, सौर हमारे जी सूरज जी रोशनी देंगे, सूर्य भगवान जी रोशनी देंगे, क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, रोशनी मिलेगा भाई, उससे आप क्या बना लो सौर ऊर्जा का। जल विद्युत ऊर्जा, पानी बह रहा है उसका मोटर घुमा के विद्युत ऊर्जा तैयार कर लो। विद्युत मोटर पढ़ोगे, चिंता क्यों करते हो, ठीक है। पर वो विद्युत जनित रंग होता है, क्या होता है देखो। ओजोन परत की क्षति के लिए, क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या करना, कदम उठाना पड़ेगा। देखो, ओजोन परत की क्षति हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि ओजोन परत पर सूर्य से आने, ओजोन परत क्या करता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को हमारे पास आने से रोक। इन हानिकारक किरणों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे त्वचा कैंसर आदि हो सकते हैं। हानिकारक किरणों से क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, और भी कई रोग हो सकते हैं। इनकी क्षति को रोकने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाने। क्या, सबसे पहला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक डेंजरस गैस है, क्लोरो, जिसमें क्लोरीन होता है, कार्बन होता है और फ्लोरीन होता है, के उपयोग पर नियंत्रण होना चाहिए। ये दोस्तों रेफ्रिजरेंट में, फ्रीज का जो रेफ्रिजरेंट वाला तार होता है ना, जो ठंडा करता है, तो ये होता है, और भी बहुत जगह पे यूज होता है। ये सुन लो, ओजोन परत के लिए सबसे खतरनाक है सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ओजोन परत को क्षति के लिए सबसे जो खतरनाक है वो कौन है, तो सीएफसी है, कार्बन। अगला है नाभिकीय विस्फोट कम हो जाना चाहिए। नाभिकीय विस्फोट होगा तो भाई विकिरण जाएगा, एकदम छेड़छाड़ कर देगा, ओजोन परत को छेद करेगा, तो वो कम होना चाहिए। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग। सुपरसोनिक विमान मतलब जो ओजोन परत को तोड़ के चल जाए, उस विमानों का, ठीक है, कम से कम प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट है, थोड़ा सा क्या देख लो। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, इस खंड के कल कुल 6 प्रश्न है, 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय में आ चुके हैं। अभी हमने अति लघु देखा, 6 प्रश्न, 6 प्रश्न क्या, टोटल 8 प्रश्न बता रहा हूँ, 6 नहीं बता रहा हूँ, सारे के सारे मार रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो, सारे के सारे बता रहा हूँ। अब 5 अंक निर्धारित है, 4 क्वेश्चन आएगा, 5 4 20 कर लोगे भाई तो टाई टाई फेस, ये कर लेगा ना बच्चा तो ऐसे ही पास हो जाएगा। देखो, सारा चीज बताएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं, बस अब चैनल से बने रहो, जुड़े रहो। और हाँ दोस्त, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बात की देरी है, सब्सक्राइब कर दो, ये भी तो एक जिम्मेवारी है। देखो, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, और क्या बोला है, इसके सिद्धांत कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य, स्प्लिट मतलब होता है सर विभक्त बलई, ठीक है। तो या तो विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अब विद्युत मोटर पढ़ेंगे हम लोग, जनित्र बाद में हम लोग। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन वहां पर है, ये विद्युत मोटर का ड्राइंग हो गया, क्या 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 है, सबसे पहले आपको बोल देता हूँ। दो चुंबक होता है, एक क्षेत्रीय चुंबक का दो पार्ट, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। बीच में जो इस प्रकार का आयताकार दिख रहा है ना, एक कुंडली होता है, तार का बना हुआ होता है, और ये दोस्तों विभक्त वलय से जुड़ा। देख लो, ये जो दिख रहा है, ये विभक्त वलय है, इधर भी है इधर भी है, ये क्या विभक्त वलय है, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। और इस विभक्त वलय से क्या भाई, कार्बन का ब्रूस जुड़ा होता है, देख सकते हो, इससे कार्बन का ब्रूस जुड़ा हुआ है, ब्रूस। अब ये हमारा तार है, जैसी धारा जाएगा भाई, जैसी धारा जाएगा इसमें धारा बहने लगेगी, ठीक है। अभी मैं आप लोग, तो विद्युत मोटर क्या है सर, तो विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते, अर्थात आप लोग फैन देखो, जैसे स्विच दबाओ तुरंत टाइम जाएगा, नहीं घूमता है जी, घूमता है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक मोटर लगा होता है, जैसे ही स्विच देता हो मोटर घूमने लगता है, और फाइनली उससे क्या होता है, हमारा फैन घूम जाता है। क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, भाई बोर्ड में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जैसे दाबे आप फैन घूमने लगा, कौन सा फैन घूमना, कौन सा ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। फैन घूम रहा है ना, पाइप से पानी उठ रहा है ऊपर, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से ही तो उठ रहा है, ये सारा चीज क्या है, यांत्रिक, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित हो रहा है, तो सब में मोटर लगा हुआ है। सिद्धांत क्या है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक के कारण वहां पर एक क्या होता है, करंट डेवलप होता है, कैसे होता है दिखाऊंगा, कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, जब धारावाही कोई चालक है जिसमें करंट जाता है, उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो क्या होता है, एक बल आरोपित होता है। क्या बोल रहा है, इसीलिए तो बोल रहा है चुंबक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब जैसे कोई धारावाही चालक के उस पर एक बल लगने लगा है, जिसके कारण वो घूमने लगेगा, लिखा है, तो उस पर एक बल आरोपित होता है, इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और बनावट देखो क्या है, बनावट ऐसे पूछा था, फिर मैंने लिख दिया है, देख लो एक्स्ट्रा पॉइंट पे,
एक शक्तिशाली चुंबक होता है। क्या होता है? एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एक आयताकार कुंडली होता है जिसमें तांबे का तार लपेटा होता है। एक आयताकार कुंडली इस प्रकार से होता है, ठीक है। आप लोग अभी दिखाएं, इसमें क्या होता है? तांबे का तार इस प्रकार से लपेटा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देख सकते हो, अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं। अर्धवृत्ताकार वलय यानी जिसको विभक्त वलय बोलते हैं। अर्धवृत्ताकार वलय होते हैं जो एक वलय के दो खंड होता है। ऐसा ऐसा रिंग होता है, इसको बीच से काट दो, दो अर्धवृत्ताकार वलय हो जाएगा। क्या अभी आप लोग दिखाएं वो चीज। आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। आर्मेचर का जो सिरा है, ठीक से, आर्मेचर का जो सिरा है देख सकते हो, आर्मेचर का जो सिरा है इसको आर्मेचर बोलते हैं। जो सिरा है भाई देख सकते हो, वलय से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आर्मेचर के सिरे विभक्त वलय से जुड़ा हुआ होता है। ब्रूस B1 तथा B2 कार्बन की बनी दो पत्तियां होती है जो विभक्त वलय से जुड़े होते हैं। ब्रूस B1 तथा B2 आप लोग देख सकते हैं भाई, वाला दो ब्रूस है, कार्बन की बनी दो जो पत्ती है, वाला यहाँ पे एक, यहाँ पर एक ब्रूस, जो किससे जुड़ा होता है? विभक्त वलय से। देखो विभक्त वलय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसका बनावट। अब कार्य करेंगे, कार्य विधि देखेंगे। अब क्या करेंगे? कार्य विधि देखेंगे। देखो कार्य विधि क्या है, तो कार्य विधि देखो, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में? जब बैटरी से हम लोग कुंडली धारा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, मतलब भाई स्विच को ऑन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई? जब स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर नीचे की ओर तथा भुजा CD पर ऊपर की ओर एक बल लगता है बाएं हाथ के अनुसार। ये देखो जब बैटरी में धारा प्रवाहित होता है, वाला देखो, ये देखो, जब बैटरी में क्या धारा जा रहा है, जैसे स्विच को ऑन किए तो भाई इसमें धारा बहेगा, इस प्रकार से धारा जाएगा, धारा इधर से होकर ऐसे करके धारा इसमें चल, अब धारा इधर डायरेक्शन, देखो धारा का डायरेक्शन इधर है, इधर धारा का डायरेक्शन है, ठीक है। और भाई चुंबक क्षेत्र किधर है? नॉर्थ से साउथ उधर है, तो इस रूल के अनुसार, ठीक है, ऐसा है देख। तो अब देखो ऐसा ऐसे करके लगाओगे, धारा किधर जा रहा है? उधर, और ऐसे करके धारा जा रहा है, धारा के ये धारा, आप सुन लो फिल्मिंग का बाम हस्त नियम में ये F फोर्स, ये B चुंबक क्षेत्र और ये धारा I की दिशा होती है। फिर सुन लो फिल्मिंग का बाम हस्त नियम याद रखना, FBI, FBI याद होगा, FBI, ये F मतलब बल की दिशा, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और I मतलब धारा की दिशा। तो हम लोग किसमें जाएंगे? धारा की दिशा ये है ना, तो धारा उधर जा रहा है तो हम धारा की दिशा में इसको लगा दी, देख सकते हो ऐसे धारा की दिशा, तो धारा की दिशा है उसमें लगा दो, आप खुद से भी करके देख सकते हो, धारा की दिशा में ऐसे करके लगा दिए, धारा की दिशा लगाएं, और ये क्या चुंबक क्षेत्र दिशा उधर जा रही है तो ऐसे लगा दिए, तो बल किधर लग रहा है भाई? अंदर लग रहा है ना, मतलब इसको नीचे खींचेगा, अंदर की ओर खींचेगा। और इधर लाके देखो, इधर धारा इधर आ रहा है इस प्रकार से, इधर आ रहा है, चुंबक क्षेत्र उधर ही है इस प्रकार से, तो ये बल किधर लग रहा है? बल ऊपर आ रहा है, मतलब भाई इसमें जो बल है नीचे की तरफ लग रहा है और इसमें जो बल है ऊपर की तरफ लग प्रकार से, तो ये पटाख से तुरंत से घूम जाएगी, नहीं घूमेगी भाई। जब कोई आयताकार तार को ऐसे करके खींचोगे तो नहीं घूमेगा, घूम जाएगा, तो क्योंकि बल इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, पर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टुई करके घूम जाएगा, और घूम जाएगा तो फिर से इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और जब ये बल घूमेगा तो इसके साथ सुनो, ये भी घूमेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी इसके साथ, क्योंकि ये स्प्लिट रिंग मतलब विभक्त बल है, ये भी घूमता रहता है इसके साथ। हाँ, ब्रूस नहीं घूमता है, ब्रूस फिक्स होता है, विभक्त बल घूमता रहता है। और यहां पर दोस्तों आप लोग कोई भी एक शाफ्ट जोड़ सकते हो, मान लो इस प्रकार से शाफ्ट हम जोड़, इस प्रकार से कोई भी एक शाफ्ट जोड़ दो, और इसके साथ ये भी, और इसके साथ फैन लगा दो, फैन घूमेगा, कुछ जो लगा दो वो लगेगा, समझ रहे हो? इस प्रकार से ये घूमता है, ठीक है। अब इसकी यही ये पूरा जो मोटर का अंदर का फंक्शन है, जो फैन होता है तो वही चीज यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग देख लेना, सिंपल सा सारा चीज मैंने लिख दिया, इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख दिया है, देख सकते हो लिखा है, प्रभावित की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, AB पर नीचे की भुजा से ऊपर की ओर बल काट, अभी मैंने दिखा दिया, भुजा AB है उस पर नीचे और CD ऊपर की ओर बल लग रहा है, ठीक है। और क्या है भाई, जिससे कुंडली वामर दिशा में घूमने लगती है, जैसे ऐसे घूम रहा था, तब कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगने वाला विभक्त वलय भी घूमने लगता है। अभी मैंने कहा कि उसके साथ विभक्त वलय भी घूमेगा कुंडली के साथ। आधे घूर्णन के पश्चात विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है, आधे घूर्णन जैसे ही होता है तो विभक्त वलय अपना स्थान बदल लेता है, इधर वाला विभक्त वलय इधर आ जाता है, इधर वाला विभक्त वलय इधर आ जाता है, मतलब अपना स्थान बदल लेता है भाई, घूमेगा तो स्थान तो बदलेगा ही। इसके अब क्या बोल रहा है, अब भुजा CD पर नीचे की ओर जबकि AB पर ऊपर की ओर, जैसे ही ये घूम जाएगा, सुन लो, जैसे ये घूम गया, क्या हो गया? घूम गया, तो घूम गया तो भाई सुनो क्या होगा, अब जो होगा CD इधर आएगा और AB उधर चले, क्योंकि अब ये घूमा, CD इधर है, घूम के यहाँ आ गया, AB है, AB घूम के यहाँ चल गया,
अब CD पर नीचे की ओर बल रहेगा और AB पर ऊपर की ओर बल रहेगा। तो ये लिखा हुआ है कि अब CD पर नीचे की ओर, AB पर ऊपर की ओर बल लगता है। पता चलता है कि पुतली सदैव वामर दिशा में टुई टुई रहता है। ये दोस्तों हम लोग का विद्युत मोटर, और पूछा था कि स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। विद्युत वलय अर्धवृत्ताकार वलय होता है और यह धारा की दिशा को कार्य करते हैं। क्या हो रहा है भाई, धारा की दिशा की तो बदल रहा है ना। एक बार धारा ऐसे बह रही है फटाफट से, ऐसे धारा बह रही है, देख रहे हो। ये क्या करता है, ये घूम जा रहा है, ऐसे घूम रहा है। पहले देखो अभी AB में किधर धारा, अभी A से B धारा जा रहा है, अभी किधर जा रहा है, A से B। जैसे ही उधर घूम जाएगा, जैसे ही उधर घूम जाएगा तो AB वहां चल जाएगा। अब A से B जा रहा है और उधर अब मान लो AB हो जाएगा। अब धारा इधर, मतलब कहां से कहां, A से A की तरफ। ये काम को हम कौन करता है, ये वाला काम विभक्त वलय करता है, स्प्लिट रिंग करता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन क्या है। समांतर में जुड़े तीन प्रतिरोधों को R1 R2 और R3 है, ठीक है। R1 R2 और ये है R3। इस समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक उत्पन्न करें। तो सबसे पहले सुन लो, जब तीनों प्रतिरोधों को के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे को एक बिंदु पर, मतलब तीन प्रतिरोध है इस प्रकार से, एक देखो तीनों प्रतिरोध का प्रथम सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा एक बिंदु दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार से जो संयोजन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरे को एक बिंदु पर एवं दूसरे सिरों को एक बिंदु पर जोड़कर परिपथ पूरा किया जाता है, एवं जोड़कर क्या परिपथ को पूरा किया जाता है, क्या बोलते हैं, पार्श्वक्रम। इस विधि को पार्श्वक्रम संयोजन बोलते हैं मेरे भाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। देखो इसको समतुल्य प्रतिरोध निकालने बोला है तो सिंपल सा देख लो क्या है। तो देख लो सिंपल सा ये चीज है, मैंने तीन प्रतिरोध ले लिया है R1 R2 R3 जो कि पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, R1 R2 R3 देखो पार्श्वक्रम मैंने अभी दिखा दिया, उस पर जुड़ा है R1 है R2 R3 I1 है, इसमें धारा I1 जा रहा है, इसमें धारा I2, इसमें सुन लो। पार्श्वक्रम में दोस्तों धारा अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है। देख रहे हो सब में जो विभवांतर है, विभवांतर कितना, वोल्टेज भी सब में दिखा रहा है ना, वोल्टेज कितना दिखा रहा है, सब में भी दिखा रहा है। क्लियर है, मतलब सब में एक ही। तो ये चीज है, ये एक V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्लियर है, इसमें एक V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, देख सकते हो एक V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। क्लियर, यहाँ पर I धारा बह रहा है। क्लियर दिख रहा है ना सबको, बिल्कुल। देखो मैंने क्या लिखा है, तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, पार्श्वक्रम में जुड़ा हुआ है। इसमें विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। विद्युत धारा क्या है, I1 I2 I3। R1 R2 R3 में क्या विद्युत धारा I1 I2 I3। परिपथ में कुल विभवांतर क्या है, V है। परिपथ का कुल विभवांतर देख सकते हो V है। धारा को मापने के लिए एक आमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सुन लो, जब भी परिपथ में हम लोग आमीटर को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रख लो, गांठ बांध के याद रख लो, एग्जाम में पूछ सकता है, फाइनल एग्जाम में। परिपथ में जो है आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है भाई उसे हम लोग किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ आमीटर को क्रम में जोड़ते हैं, देखो वोल्ट मीटर को इसके साथ पार्श्व क्रम में जोड़ दिए ना, ये क्या, ये पार्श्व क्रम ही तो है, और लाइन में ही जोड़ दिए, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर। इसको हम समीकरण एक मान लेंगे। क्या बोलता है, तो बोलता है, और क्या बोलेगा, V इक्वल टू आई आर ही तो बोलता है, आई इक्वल टू आर भी बोलेगा। आर को नीचे भेज दो, मैंने एक मान लिए। अब देखो चूंकि आई अलग अलग है इसलिए हम आई को लेकर चलेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, चूंकि जो अलग होता है उसको लेकर चलते हैं, उसमें वोल्टेज अलग होता है श्रेणी क्रम में, और पार्श्व क्रम क्या होता है, धारा अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, पार्श्व क्रम में समान होता है, इसमें धारा सॉरी धारा अलग अलग होता है, इसलिए धारा को लेंगे। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे आर, समीकरण एक। अब क्या सिर्फ आई ही है, नहीं सर, I1 भी है, I2 भी I3 है, इसलिए I1 क्या हो जाए, V बाई R1, I2 हो जाए R2, I3 R3। समीकरण 2 3 4, परिपथ में कुल धारा क्या है, I है। तो I है तो भाई I क्या हो जाए, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, 1 2 3 तथा 4 से, चलो मैं साइड में करता हूँ, 1 2 3 तथा 4 से देख लो, और आप लोग इसको उतार लेना, ठीक है। 1 2 3 तथा 4 से क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पर 1 2 3 और 4 से आई इक्वल टू, आई की जगह पे सबका वैल्यू पुट कर दो, आई की जगह पे सबका वैल्यू पुट कर दो। आई की जगह पे क्या होगा, V बटे आर, चार। I1 की जगह पे क्या होगा, V बटे R1। I2 की जगह पे V, R2। I3 की जगह पे V, R3।
आर हो जाएगा और इधर भाई जाएगा, बना जाएगा तो क्या बचेगा, R1 बचेगा, R2 बचेगा, R3 कम बार में तो R इक्वल जाएगा R2। ओके क्लियर है ना, बस हो गया समतुल्य प्रतिरोध, और क्या है जी, मौज मारो, मोए मत करो। चलो देखो आगे। बोल रहा आयनिक आबंध क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखे, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा Na2O के निर्माण को दिखा। एक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक आबंध बनता है उसे आयनिक आबंध बोलते हैं। क्या, जब कोई धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, जैसे Na क्या होता है भाई, Na धातु है पर एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्या है भाई, क्लोरीन एक धातु है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर में है, कि बाहर में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 7। ये एक अगर इसको दे देगा तो भाई इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, तो एक दे दिया ना तो ये प्लस हो गया, Na क्या हो गया प्लस, और Cl ले लिया तो क्या हो गया माइनस। तो इस प्रकार से जो बंधन बनता है ना भाई, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन देने का बोलते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, तो वही लिखा है कि एक धातु से अधातु में, सोडियम क्या है धातु है, क्लोरीन क्या धातु है, इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से, इलेक्ट्रॉन के देने से जो रासायनिक आबंध बनता है, जो दोनों के बीच बॉन्ड बना भाई, हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, आयनिक आबंध यौगिकों के गुण क्या क्या है तो देख लो, आयनिक क्या क्या है, ये ठोस कठोरता भंगुर होता है, ये ठोस होता है, कठोर भी होता है और भंगुर भी, भंगुर मतलब भाई मारोगे हथौड़ा सा टूट जाएगा। नमक होता है, उस नमक तो ठोस ही है, ठीक है, कभी कभी कठोर भी हो जाता है बहुत कोई नमक, और क्या ये भंगुर, तो अभी बहुत सारी चीज। इन यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है अधिक होता है, ये पानी में घुलनशील होते हैं, और इन जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, अगर जल के कुचालक नहीं होता है, का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होगा, इसको अब छोड़ ही दो भाई, अब छोड़ दो। तीन को याद रखो या काफी है, तीन को याद रखो ना काफी है, इधर भी हो गया। अब इसमें हम Na2 का कैसे देखते हैं, Na2 मतलब सोडियम कितना है भाई, सोडियम के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, 6 4 5। तो अगर कोई दो दे देगा ना तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा, कोई भी तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, ये भैया Na एगो और ये भी एगो दे देगा, Na पर भी क्या हो जाए, एक दिया तो प्लस, भाई एक दिया तो प्लस, और ओ कितना ले लिया, दो, तो दो माइनस हो गया, कितना माइनस हो गया दो। अगर भाई के वो Na है, दो वो Na है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Na पर में कितना, और ऑक्सीजन में कितना माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन में माइनस हो जाएगा से प्लस और टू माइनस। क्या, अगला सवाल है मिसेल क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझें। जब साबुन को जल में घुलते हैं ना तो इसके अणु एक विशेष प्रकार का संरचना लेती है, का एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा दूसरा आयनिक सिरा जल के बाहर होता है, इसी जब कभी भी हम लोग साबुन को जल में घोलते हैं ना, इसकी विशेष प्रकार के संरचना, ये सोचो मैल है, मैल या तेल कुछ भी, मैल कुछ भी, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सिरा होता है, एक आयनिक सिरा होता है, एक क्या होता है, एक सिरा आयनिक सिरा, आयनिक सिरा, एक सिरा जो होता है क्या जल के अंदर होता है, और आयनिक सिरा जल के बाहर होता है, ये सब जल के बाहर होता है। इसी प्रकार जो संरचना बनती है ना भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जब साबुन को जल में घुलते हैं तो एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है, एक सिरा इसका जल के बाहर होता है और दूसरा सिरा जल के अंदर होता है, तो इसी प्रकार के संरचना को मिसेल कहते हैं। अब बोल रहा है कि साबुन की सफाई क्रियाविधि, तो देख लो सफाई क्रियाविधि देखो, आंसर लिख
और है साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होता है, ठीक है। CH3COONA, CH3COONA हो गया क्या, CH3OO हो गया, ठीक है। उसी का COOK ये सोडियम लेवन हो गया, CH3COOK करोगे तो पोटेशियम लेवन हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लेवन, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए COO लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना, बोल रहा है क्या कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम और पोटेशियम लेवन होता है। याद रखना, साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं। कितना सिरा होता है भाई, दो सिरा। एक सिरा ध्रुवीय जो जल रागी होता है, और एक सिरा दूसरा होता है अध्रुवीय जो जल विरागी होता है। क्या बोल रहा है, साबुन का दो सिरा होता है, साबुन के अणु के दो सिरा, एक होता है ध्रुवीय सिरा जो जल रागी होता है, दूसरा होता है अध्रुवीय सिरा जो जल विरागी होता है। क्या होता है, जल विरागी होता है, ठीक है। अब देखो, कपड़े धोने की प्रक्रिया में साबुन अणु का अध्रुवीय भाग मैल या तेल की तरफ बूंद की ओर होता है। क्या बोल रहा है, कपड़े धोने जब कपड़ा धोते हैं ना, तो अध्रुवीय भाग जो होता है वो कहां किधर होता है, तेल या मैल की बूंद की ओर होता है, और ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। इस प्रकार से समझ लो, ये मान लो मैल है और इस प्रकार से दो सिरा है साबुन के अणु, साबुन को घोल तो एक सिरा क्या बोल रहा है, अध्रुवीय भाग जो है मैल की तेल की, तो ये आपका अध्रुवीय भाग हो गया, ये तेल है, ये मैल है, तो एक सिरा इसके तरफ हो गया। और जो दूसरा सिरा है, दूसरा साबुन, इसका दूसरा सिरा ध्रुवीय भाग बाहर की ओर होता है। देखो ध्रुवीय भाग क्या है, बाहर की तरफ है। इस प्रकार तेल बूंद साबुन अणुओं के द्वारा घेर जाती है। इस प्रकार जो तेल की बूंद है भाई चारों तरफ से इस प्रकार घेर लेती है, एकदम पूरा हिलने नहीं देगा भाई, धड़ाधड़ गोली मारेगा, घूमने हिलने नहीं देगा, घूमने पूरा घेर लेगा इसको। साबुन अणु के द्वारा बनाई इस संरचना को मिसेल कहते हैं। इसी प्रकार संरचना क्या कहता है, मिसेल। पानी डालने पर ध्रुवीय भाग पानी से क्रिया करता है। जैसे ही पानी इसमें डालेंगे तो क्या होगा, पानी डालने पर जो ध्रुवीय भाग होता है, ठीक है, पानी से क्रिया करता है। ध्रुवीय भाग तो मैल की तरफ है, ध्रुवीय भाग यहाँ पानी में है, ठीक है, क्रिया करता है, और तेल की बूंद साफ हो जाती है। कैसे, देखो अब क्या होता है, जैसे पानी से पूरा ये पानी से क्रिया करके ढुसुम 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 मार पे, तो खींचतान होगा, खींचतान होगा, तो मैला को लेकर ही निकल जाए। क्या होगा, इससे मैला को खींच कर निकालेगा, इससे मैला को खींच के निकाल लेगा, साफ हो जाए। क्लियर है। इस प्रकार कपड़े आते हैं, क्यों कि भाई जो अध्रुव बाहर तरफ भाग था वो जल से क्रिया करता है, खींच के तेल को बाहर निकाल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो भाई नामांकित चित्र नहीं बनाया, आप लोग में देखना मिल जाएगा नामांकित, ठीक है, नामांकित चित्र मिल जाएगा। मैं इस वाले सुन लो क्या बोला, हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं नेत्र अरे हृदय क्या बोलता है, हमारा हृदय, हमारा हृदय, हमारा दिल आपके पास है ना। देखो अपना धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजन, तो इस प्रकार से हम लोग का हृदय में एक जस्ट चार पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है बायां, एक होता है दायां, बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करके, बाएं निलय जो भाई ऊपर वाला होता है ना उसको बोलते हैं अलिंद, टाइप का होता है, ये भी होता है बायां। बस अब इसके से समझ लो, आप लोग फिगर देखो तो यहाँ पर क्या होता है, ये इससे आता है फेफड़े से, यहाँ पर रक्त आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है तो ऑक्सीजन सहित रक्त आता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आएगा, रक्त के साथ ऑक्सीजन मिलेगा। हृदय धमनियों के माध्यम से बाएं निलय में भरे ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न के माध्यम से लो, जो शुद्ध रुधिर है ना हमारे शरीर का, शुद्ध रुधिर, हम लोग शरीर में दो चीज होता है, एक होता है धमनी, एक होता है क्या होता है, एक होता है धमनी, एक होता है, तो जो धमनी होता है ना शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। जैसे हृदय, ये हमारा हृदय है, ठीक है, ये क्या करता है धमनी के माध्यम से, मान लो पाइप है, दिल धड़कता है, जैसे ये धड़केगा तो तुरंत खून रक्त इसमें घुसेगा, और इसमें जैसे ही घुसेगा तो ये देखो इधर भाल होता है, जैसे ही खून इसमें आया ये वाला भाल लॉक हो जाता है, ठीक है, इधर खून आया ये वाला भाल लॉक हो गया, अब खून इधर से तुरंत चल जाएगा ऊपर, और इधर से पूरा शरीर में घूमेगा खून, ठीक है, तो समझे। सबसे पहले खून हम लोग फेफड़ा से कहाँ आता है, अलिंद में आता है, कौन, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जब ज्यादा होता है वाल्व से नीचे आके नीलय में आ जाता है, जैसे नीलय में तो दिल धड़कता है, दूर से धुड़क करके धड़क जाता है,
जैसे ये धुड़ुक करके धड़केगा तो भाई ये जब दबेगा तो आपको पता है यहाँ कुछ भी चीज होगा उसको ऊपर फेंकेगा, और ऊपर से तो भाल भी, यहाँ भाल जहां से खून आया था वहां भाल बंद हो चुका है, तो कहाँ जाएगा, उस पाइप से, क्या, धमनी से जाएगा, पूरा शरीर में घूमेगा। सुन लो, जो शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजनित रक्त होता है, वो धमनी के माध्यम से जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। धमनियां आगे जाकर बहुत छोटी छोटी पतली पतली केशिकाओं एकदम पतली पतली भाई, कोशिकाओं से एकदम पतली पतली केशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिनके माध्यम से ऑक्सीजन व अन्य पोषक कोशिका तक पहुंच जाता है। क्या बोल रहा है, ये धमनी से जाता है, धमनी आगे जाकर एकदम इस प्रकार से घूमती है और आगे जाकर एकदम ये छोटी छोटी पतली पतली, क्या बोलते हैं, धमनी में बदल जाती है। और ये केशिकाएं शरीर के हर एक भाग तक खून को, जो शुद्ध रक्त है, उसको पहुंचाता है। ठीक है, कोशिका तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके पुनः जुड़ने लगती है, सिराओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार देखो ये हो गया। अब इस प्रकार ये बाद में पुनः जुड़ करके एक क्या बना लेता है, जुड़ता है और सिरा का निर्माण करता है। सुन लो, धमनी से गया, धमनी से जाकर आगे केशिका में परिवर्तित हुआ, केशिकाएं आगे जाकर क्या फिर मिलकर क्या बना लिया, सीरा बना लिया। फिर सीरा में क्या होता है, जितने सारे अशुद्ध रक्त है शरीर में, जितना जगह से जितना सारा कचड़ा कचड़ा खून है, कचड़ा सामान है, लेता है और उसको लेकर आता है। चल भाई तू कचड़ा है, चल मेरे साथ, अरे तू है चल मेरे साथ, तू है चल मेरे साथ। पहले क्या हुआ, पहले धमनी के माध्यम से गया, इसका जरूरत है, तुझे जरूरत है ये लेता हूँ, तुझे जरूरत है ये ले, तू ले, इस प्रकार से सबको दे दिया। ठीक है, फिर जब वापस आने टाइम बोला, अरे भाई किसके साथ, किसके पास खराब चीज है, निकालो, कबड्डी वाला है घर से कचड़ा निकालो, कबाड़ी वाला है घर से कचड़ा निकालो, तो घर से कचड़ा लेने लगा सबसे, और इस प्रकार कचड़ा लेके, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेके और जो भी कचरा अपशिष्ट पदार्थ लेके जो कौन सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर महासीरा के माध्यम से अलिंद में प्रवेश करती है। समझ, केशिकाएं आगे जाकर क्या बना लिया, मिलकर सीरा बना लिया। सीरा फाइनली क्या बनता है, एक महासीरा बनता है, और महासीरा से खून आकर कहां जुड़ता है, महासीरा से खून आकर सीधा घुसता है दायां, समझ गए, आकर कहां प्रवेश करता है, दायां अलिंद में। तो बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आ रहा, तो दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आ गया। तो जैसे ही इसमें खून ज्यादा होने लगा, यहां से यहां भाल्व होता है, ये भाल्व तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भाल्व होता है भाई, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक भाल्व होता है, ठीक है, यहाँ पर एक भाल्व होता है, तो भाल्व तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ पर होता है इस प्रकार से भाल्व, ये भाल्व तुरंत ओपन होगा तो यहाँ से खून अंदर आएगा। जैसे ही खून पूरा भर गया तो ये भाल्व बंद हो जाएगा। अब ये खून कहाँ, जैसे ही धड़केगा दिल धड़केगा तो भाई जो अच्छा रक्त था उधर फिर से भागेगा, जो खराब रक्त है इधर से होके फिर से फेफड़े कहाँ चल जाएगा भाई, हमारा फेफड़े क्या करता है, रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, सब रक्त में जो होता है उसको है, ठीक है, जो भी चर्बी होता है, कचरा उचड़ा होता है, बोलता है ना भाई फेफड़ा काम करती है। हाँ, तो नीलाई में चल जाता है, शुद्ध रक्त एकत्रित होने के बाद दाएं नीलाई में चल जाता है, इसके बाद दायां नीलाई में चल जाता है। अब दायां नीलाई डिऑक्सीजन रुधिर को पंप करके फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़े में भेज देता है। क्या बोल रहा है, अब जो दायां नीलाई है ऑक्सीजन रुधिर को, अब जो दायां नीलाई है, इधर दायां नीलाई डिऑक्सीजन रुधिर को क्या करता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, ठीक है, जो यहां से जाता है इसको बोलता है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या बोलता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा माध्यम से फेफड़े में भेज देता है, फेफड़ा से फुफ्फुस के माध्यम से ऑक्सीजन रुधिर वापस बायां आलिंद में आ जाता है। सुन लो, और एक चीज बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, यहां से जो जाता है भाई, यहां से किससे आता है, जो बी ऑक्सीजन रक्त जाता है किससे आता है भाई, फुफ्फुस धमनी से, याद रखना, फुफ्फुस। सुन लो, फुफ्फुस धमनी का काम क्या है, फुफ्फुस धमनी से जो खराब रक्त है ना वो फेफड़े में जाता है। फिर से सुन लो, नहीं तो लिख लेना, फुफ्फुस धमनी का काम क्या है, जो खराब रक्त है वो हृदय से फेफड़े में जाता है, किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। और जो अच्छा रक्त है किसके थ्रू से आता है, फुफ्फुस सिरा से। सुन लो, अच्छा रक्त किससे आता है, फुफ्फुस सिरा से। अच्छा रक्त किससे आता है, फुफ्फुस सिरा से, कहां से, फेफड़े से। लेकिन यहाँ काम उल्टा होता है, हाँ उल्टा, यहाँ उल्टा क्या, यहाँ धमनी से अच्छा रक्त जाता है और सिरा से खराब रक्त आता है। लेकिन जब ये फिर हृदय से फेफड़े वाला बात होगा तो भाई फेफड़े में फुफ्फुस धमनी से अच्छा, फुफ्फुस धमनी जो है उससे खराब खून जाएगा और फुफ्फुस सिरा से अच्छा। यार ये सब याद रखना, ठीक है, और दोबारा रिपीट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार यह क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार हमारे हृदय में रुधिर दो बार पहुंचता है, कब, एक बार अच्छा रक्त आ रहा है, फिर घूम खराब रक्त आ रहा है, क्रिया पुनः 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 बार 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 हजार बार चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, लक्षण मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है, और दूसरा वाला विभिन्न लक्षण। वीडियो लंबा बन रहा है बट देख लिया ना भाई, बाजी मार ली, बहुत चीजें इसमें, बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, और ऐसा वीडियो आप लोगों को हर एक जगह है।
जब मिल रहा है भाई उसका लाभ उठाओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो विनम्र विनती सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे जो वीडियो आकर के आप पढ़ लो यार, मौका है, बाकी सब तो है, बाबू सोना है, रोना भी सब कुछ है। आप लोग कुछ अच्छा काम कर लो ताकि नाम होगा आपका कोना। देखो तो दो सवाल है। सबसे पहला सवाल बोला लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होता है। तो देखो जब मेंडल ने मटर के पौधे और बौने लंबे और बौना पौधा को संकरण कराया, मतलब रिएक्शन करवाया, तो उसे प्रथम संतति F1 में सभी पीढ़ी सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। मतलब जब पहली बार बौना और लंबा और बौना पौधा का संकरण कराया मिला तो उसको सिर्फ लंबा पौधा ही मिला बेटे के तौर पर, बीज के तौर पर, ठीक है। तो क्या पता चला कि सिर्फ एक ही लक्षण दिखाया, लंबा वाला लक्षण, बौना वाला लक्षण नहीं दिखाया। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण नहीं दिखाया, मतलब बौना लच्छा मध्यम टाइप का नहीं दिखाया। पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधे को 100 परागण से उगाया। इस दूसरी क्या बोला, पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों, जो पैतृक पौधे था और जो F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ, फिर से उसका संकरण कराया गया। तो इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे। अब क्या, जब पहली बार से जो हमें संकरण से पौधा प्राप्त हुआ उसको, उसका बीज को, और जो पहली बार पैतृक बीज था उसको जब मिलाया, संकरण कराया, ठीक है, तो सभी पौधे अब लंबे नहीं मिले। इसमें 1/4 पौधे बौने थे। इस प्रकार मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी बताया और बौने पौधे जब प्राप्त हुआ उसे क्या बताया, अप्रभावी बताया। ठीक है, मतलब समझ लो दो मटर का पौधा को मिला रहा है, ठीक है, एक सोचो मैं इस पर लंबा था तो इससे जो प्राप्त हो रहा है एक सारा लंबा ही प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फिर इन दोनों में से किसी एक को ले रहा है और इसको ले रहा है। जब इसका कर रहा है तो हो रहा है कुछ बौना भी मिल रहा है और कुछ लंबा भी मिल रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, जो बौना मिला उसको अप्रभावी बताया, जो लंबा मिला लंबा पौधे को लक्षण को प्रभावी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है देख लो। और एक सवाल इसमें कि विभिन्न लक्षण वंशानुगत होते हैं, देख लो। मेंडल प्रयोग में F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब क्या बोला, मेंडल के प्रयोग F पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे तथा पुनः जब F पीढ़ी के दो पौधों का संकरण किया गया तो F2 पीढ़ी के पौधे या तो लंबे या बौने थे। लंबे तथा बौने पौधे का अनुपात कितना, 3:1, मतलब 1/3 बोल रहा ना कि लंबा था और 3/3 बौना था। ठीक है, लंबे तथा बौने, सॉरी, लंबे तथा बौने का अनुपात, मतलब लंबा 3 भाग था, बौना 1 भाग था। कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, अर्थात लंबे बौने का लक्षण क्या बोल रहा है, जो पीढ़ी का पौधा या तो लंबा या बौना था, लंबे था बौने का अनुपात एक था, कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, मतलब भाई बीज की मध्यम साइज का नहीं था। ठीक है, अर्थात लंबे बौने का लक्षण से वंशानुगत होते हैं। मतलब क्या, या तो लंबा हो रहा है या बौना हो रहा है, मतलब क्या भाई, जो लक्षण है पिता माता में वही मिल रहा है, मध्यम टाइप का नहीं मिल रहा है। इससे पता क्या, इससे वंशानुगत लक्षण का पता चलता है कि लंबा है तो लंबा मिल रहा है, बौना है तो, और बौना में से या तो लंबा मिल रहा है या बौना मिल रहा है, बीज टाइप का नहीं मिल रहा है, तो मध्यम टाइप का ऊंचाई, तो इससे क्या एक का पता चलता है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का साइंस का मॉडल पेपर सब्जेक्टिव का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना दोस्तों। मुझे तो काफी मेहनत लगा, आप लोग ही पढ़ने में दोस्तों थोड़ा मेहनत कर, बहुत चीजें सीख। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो देख लीजिए। वंदे मातरम।